इस बुलेटिन के प्रायोजक है रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का विपक्ष पर निशाना। विपक्ष का काम संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। कहा, बिहार का व्यक्ति बिहार को बचाने के लिए करेगा मतदान। बिहार मतदाता सूची के लिए नई घोषणा पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा, यह कदम अचानक उठाया गया, 25 दिनों में वोटर लिस्ट बनाना असंभव। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद रोष। एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने जताया गुस्सा। कहा, यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। चुरिया में शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि के तौर पर सचिन सिंह बघेल ने की शिरकत। कहा, देश में 2014 के बाद व्यापक परिवर्तन आया। वाराणसी में शास्त्र संग्रहालय अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारे देश के पास प्राचीन ग्रंथों का और वेदों का पूर्व इतिहास। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संवैधानिक पदों पर बैठकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं और भ्रम का वातावरण बनाते हैं। साथ ही कहा कि वे लोग ममता बनर्जी के स्वभाव और संस्कारों से ग्रसित हैं। बिहार के लोग वोट दें, इस पर उन्हें ऐतराज क्यों है? यदि चुनाव आयोग पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ मतदाताओं की पहचान करना चाहता है तो इसे विपक्ष को बेचैनी क्यों हो रही है? हर बिहार का व्यक्ति बिहार को बचाने के लिए मतदान करेगा। ये वही लोग हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, उसके बारे में भ्रम का वातावरण बनाते हैं। इनको संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान की किताब लेकर के लोगों को वर्गलाने का खेल खेलते हैं। क्यों घबराहट है? ये ममता बनर्जी के स्वभाव और संस्कार से पूरी तरह से ग्रसित हैं। बिहारी वोट दे, इस पर ऐतराज क्यों है? चुनाव आयोग पारदर्शिता स्वच्छता के साथ वोटर का पहचान करना चाह रहा है, इसमें बेचैनी क्यों है इनको? ये बंगाल बिहार को बनाना चाहते हैं। हर बिहारी ऐसे अराजकता उत्पन्न करने वाले, जंगल राज से गुंडा राज लाने वाले मानसिकता के विरुद्ध बिहारी बिहार को बचाने के लिए वोट करेगा। बिहारी के मान सम्मान बढ़ाने के लिए वोट करेगा। चुनाव आयोग पारदर्शिता से कर रहा है, इसका सम्मान करना चाहिए। बेचैनी उसी को होगा जो ममता बनर्जी के स्वभाव और संस्कार से ग्रसित हैं, और तेजस्वी यादव इस वातावरण में बेचैन है। उनको आभास है कि मैं चुनाव हार रहा हूं, तो ये वातावरण को पहले से ही संवैधानिक संस्था पर उंगली उठा रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जा सकता है। आपको बता दें कि पटना में चुनाव आयोग के बिहार मतदाता सूची के लिए नई घोषणा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कदम अचानक से उठाया गया है। आखिरी बार यह कब किया गया था ये मुझे भी याद नहीं है। फिर से नया वोटर लिस्ट 25 दिनों में बनाया जाएगा, जो कि असंभव है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोगों के घर घर आप कैसे जाएंगे? ऐसे कागज मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। बाढ़ में बिहार के 73% क्षेत्र डूबे रहते हैं। लोग अपनी जान बचाएंगे या चुनाव आयोग को कागज देंगे? अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा।
अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिल करके गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखा गया था, आप विपक्ष ने उठाया था सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें खेला हुआ था। बहुत गरीब ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड भी इसमें मान्यता में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लिंक कर रही थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो लिस्ट में, तो इसमें आप क्यों आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किए? पहला सवाल। ये अन्याय हो रहा है। तो आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं न कहीं चुनाव को हैम्पर? बीजेपी जब जब हारती है तब ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक और सवाल, आज जिस तरीके से आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुछ शब्द हैं दो, उसको ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः ही आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में तत्काल व समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की सदस्य कोलकाता में है और वो पुलिस से संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमें संपर्क नहीं कर पाई हैं। मैंने एसपी साउथ कोलकाता से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब अब तक नहीं दिया। देखिए, दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट कि आफ्टर सच ए हीनियस क्राइम द कमीशन member is located in Kolkata and she is desperately trying to get contacts, her address, contact numbers, everything from police, which is not yet been served to us. I have not only contacted SP South Kolkata and I gave her, texted her message, she didn't respond. Maybe she is too busy. Then I talked with the local OC. She said, yes ma'am, right now I am sending, but you talk with our senior. Then you need to talk with the further superior. The commission is asking about the victim's location, victim's address, and that is denied now. And you know, from my medical source, being a doctor, I know local, I am local. So I inquired yesterday, she was taken to Calcutta National Medical College Hospital where her medical was not done. It is 72 hours crossed. And yesterday they said that she will go to Calcutta Medical College. There she was not sent there. Today she is supposed to go to NRS Medical College. That also under question. So they are intentionally, I will say intentionally, they are delaying medical examination. You know, in rape case it has to be done as early as possible, and it is not done by police. At least from day before yesterday when the complaint is lodged, she should have been her medical test immediately.
And so many medical college hospitals are there. If they have any issue, the central government has got AIIMS, they have Command Hospital, ESI Hospital, so many. So doing our rape case post medical test, medical legal, is not a big job. So they are not doing, neither they are communicating with commission, they are not caring. They have intention to do the same thing as they did in case of RG Kar. I believe so. As a member in commission trying to work for the victim, we want to know her location, how she is she protected, the family is protected, or what has been done. We are concerned with the welfare of the girl, which is not done, nor commission is intimated. This is not only unfortunate, there is you can say law and order mismanagement. It is not expected. क्या स्टेप आप लोग लेने वाले हैं इसके बाद? हिंदी में बताएं. What step would you take after? I had a talk in the morning with our chairperson, and they are also communicating with other departments. So they will let me know within 1 hour what to be done, and as well as we will write letters, further memorandums or office letter. Accordingly, they are bound to serve us the numbers, the location, everything, but delay will not get back. The time waste, the 2 days time that we are after the girl and she is not getting any contact, what is being done, that is to be don't open it to public, but we should know. We are commission, we are here to see what actually happening, but they are keeping us in dark. So this is not expected. They should cooperate for investigation, for welfare of women in the society. Such a heinous crime that has to be worked together, hand in hand. छुरिया में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में नवीन सत्र में शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सचिन सिंह बघेल सहित कई लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को सचिन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में 2014 के बाद व्यापक परिवर्तन आया है, जहां 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। रोजगार के आज बेहतर अवसर हैं। साथ ही बच्चों को कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करें। मोबाइल अधिक उपयोग करने से अपनी प्रतिभा नहीं निखार सकते हैं आप, इसलिए पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि बच्चों के प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। हम जैसे आचरण करते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित धर्म सिंह भवन में शास्त्र संग्रहालय अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य प्राचीन ग्रंथ संपदा का संरक्षण, डिजिटलीकरण और आधुनिक तकनीक की सहायता से समाज तक उसका प्रसार करना है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यहाँ पर शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ हुआ है। हमारे देश के पास प्राचीन ग्रंथों का और वेदों का पूर्व इतिहास है, उसका डिजिटलीकरण करके इस धरोहर को यहाँ पर बचाया और संरक्षित किया जा रहा है। इन वेदों और ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे सभी का उद्धार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जिसमें ये मददगार साबित होगा। और ये हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे जो वेद है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, ये देश को हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक जो और वेदों का जो पूर्व इतिहास है हमारा, उसे डिजिटाइज करके अभी प्राचीन ग्रंथ और वेद जो आज देखे आपने कि इस धरोहर को यहाँ पर बचाना है, संरक्षित करना है और उनको डिजिटाइज करके ये हमारी नई पीढ़ी है, हमारे देशवासी है, इनको अवगत कराना। इसके ग्रंथ में से, वेदों में से जो ज्ञान प्राप्त होगा, इससे देश का उद्धार होगा। और मैं एक ही कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये विश्व गुरु बनाना, इसमें ये शास्त्र संग्रहालय अनुसंधान केंद्र हमारे प्राचीन वेद और प्राचीन ग्रंथों का बहुत बड़ा मूल्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसीलिए ये शुरुआत आज भारत में ये पहला शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। इसलिए मैं
बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ये कार्य जो है हमारे आरएसएस के हमारे भुजंग बोबड़े जी ने इसको प्राथमिकता दी है। मैं इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं और हमारे परम आदरणीय मोहन भागवत जी उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। हमारे रामानंद तिवारी जी है, हमारे पद्मश्री आचार्य हमारे गणेश्वर द्रविड़ गुरु जी है, वो भी दयाशंकर मिश्र जी है, हमारे मंत्री जी भी यहाँ पर दयाशंकर जी। ये सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये जो हमारे भारत का जो युवा वर्ग है ये इससे जुड़े और हमारी प्राचीन धरोहर को हर जगह पहुंचाए। और मुझे खुशी है कि इसमें योगदान देने का मौका मुझे मिला और ये मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हर जिले में ऐसे ये वेद और हमारे वेद और धार्मिक जो ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, ये डिजिटाइज होगा। थाने में भी इसका एक बड़ा केंद्र शुरू होगा और मैं इसीलिए आज के शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात में भरूच जिले में 7.3 करोड़ रुपए के कथित मनरेगा घोटाले के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोतवा और उनके बेटे दिग्विजय को सरकारी खजाने से धन की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसी को लेकर भरूच एसपी मयूर चावड़ा ने कहा कि मनरेगा में अवैध काम के बारे में संदेह होते ही भरूच डीडीओ ने 56 गाँव में प्राथमिक जाँच शुरू कर दी है। उन्होंने 11 गाँव का सर्वेक्षण किया और पाया कि इस योजना के माध्यम से सरकारी धन की हेराफेरी की गई है। मनरेगा योजना में किसी तरह की गैर रीति हुई है, इसका डाउट आते ही डीडीओ श्री भरूच ने एक प्राइमरी इंक्वायरी शुरू की। ये प्राइमरी इंक्वायरी भरूच के 56 विलेजेस में शुरू करी गई, जिसमें से प्राइमरी लेवल पे 11 विलेजेस का उन्होंने सर्वे किया और उनको पता चला कि इसमें गवर्नमेंट मनी साइफन हुआ है और वो भी गलत तरीके से। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने भरूच पुलिस को एक कंप्लेन दी और उस कंप्लेन के बेस पे भरूच शहर ए डिवीजन में एक एफआईआर दर्ज हुई, फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट, साइफनिंग गवर्नमेंट मनी इलीगली और एक कॉन्स्पिरेसी। ये गुना दर्ज होने के बाद गुना काफी बड़ा था और काफी डिटेल में था, डॉक्यूमेंटेशन काफी था, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करी गई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सुपरवाइज कर रहे एक डीवाईएसपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं आरएम मसावा। उनकी प्राइमरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में हमने गांव के सरपंच, गांव के तलाटी, पंचायत ऑफिस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी, उसी ऑफिस में काम करने आउटसोर्स के अन्य कर्मचारी और जहां से मटेरियल आता है वो मटेरियल सप्लाई करने वाली अलग अलग एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट लिए गए। ये स्टेटमेंट लेने के बाद हमारी टीम उस जगह पे गई जहां पे ये काम नहीं हुए हैं या आधे हुए हैं या उसमें कुछ और तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। उस जगह पे जाके उसका पंचनामा करने के लिए पूरी प्रोसेस करी गई और टेक्निकली ये पाया गया कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल जिस तरह से बिल रखे गए उस तरह से नहीं है, एक। और दूसरा, वो बिल में जो मनरेगा योजना के अंदर रेशियो होता है 60:40 का, वो रेशियो मेंटेन नहीं किया गया। कहीं पे काफी सारा मटेरियल यूज किया गया, कहीं पे मैन पावर की जगह मशीन पावर यूज करके काम किया गया और कहीं पे काम ही नहीं हुआ है। इस कंटेक्स्ट में प्राइमरी हमारे जो 2 एजेंसीज थी, जलाराम एजेंसी और मुरलीधर एजेंसी, इन 2 एजेंसी के प्रोप्राइटर जो अभी भाग रहे हैं उनकी सारी डिटेल हमने इकट्ठा करी। सारे गवर्नमेंट मनी जिस जिस अकाउंट में गए, वहां से कहां साइफन हुए, ये सारी डिटेल हमने आइडेंटिफाई करी और बाद में हम नतीजे पे आया कि इसमें मात्र ये 2 एजेंसी नहीं, अन्य काफी लोग भी शामिल है। इसीलिए पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने कल रात को सोमनाथ से हीरा जोटवा नाम के आदमी को अरेस्ट किया है, जो ये एजेंसीज किसी और के नाम से चला रहे थे और ये जो गवर्नमेंट मनी है
वो उनके और उनके रिलेटिव के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। उसके अलावा कल ही एक टेक्निकल सुपरवाइजर है हासोट तालुका का, जो ये सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाता था, गलत साइंस करता था और ग्राउंड के ऊपर काम खत्म हो गया है वो गलत तरीके से बता के गवर्नमेंट में रिपोर्ट करता था और फिर गवर्नमेंट पैसे रिलीज करवाता था। ये बंदा है राजेश टेलर, ये आउटसोर्स का बंदा है, आउटसोर्स का एम्प्लॉय है और उसको हमने कल अरेस्ट किया है। उसके अलावा श्री हीरा जोटवा के बेटे दिग्विजय जोटवा, उसका इन्वॉल्वमेंट भी इस तरह से पाया है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का पैसा है वो ये दो एजेंसी से उसके प्राइवेट अकाउंट और उसके कंपनी अकाउंट में गिरा है और उसने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा यूज किया है। उसको अभी हमने गिर सोमनाथ से अरेस्ट किया है। अभी तक इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और हमारा एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू गलत जॉब कार्ड बनाना, जो जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनकी साइन लेके उनके अकाउंट में पैसा डालना, उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में डालना और वहां से पर्सनल यूज के लिए डालना, इस तरह से पूरा जो गवर्नमेंट मनी इलीगली साइफन हुआ है पूरी चैनल हमको मिली है और उस बेस से हमने 3 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। आगामी समय में और जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट आएगा उन लोगों को इस केस में अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस्कॉन मंदिर जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में भाग लिया। इसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि 2004 के बाद उज्जैन में इस्कॉन मंदिर के लिए हमने भूखंड देकर इस्कॉन इंटरनेशनल का ये सेंटर बनाया ताकि विश्व में धर्म को मानने वाले सभी व्यक्ति उज्जैन से जुड़े। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं चाहे जिस भी पद पर रहा, मुझे हमेशा भगवान की सेवा करने का अवसर मिला। उज्जैन में जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तब इस्कॉन मंदिर के लिए हमने भूखंड देकर के इस्कॉन इंटरनेशनल का ये सेंटर बनाया ताकि विश्व के सभी धर्मावलंबी उज्जैन से जुड़े। मुझे इस बात का संतोष और आनंद है, लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हुआ है। इस्कॉन अब न केवल उज्जैन बल्कि उनका इस्कॉन इंटरनेशनल के देश के जो 3 सर्वाधिक बड़े संस्थान हैं उसमें उज्जैन शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रभुपाद के मार्ग में बताए हुए परम पूज्य भक्ति चौधरी जी महाराज के समय ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ था और इस्कॉन की पहले दिन से जब से यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलना चालू हुई उज्जैन में, मुझे इस बात का भी आनंद है। मैं पहले दिन से हर बार चाहे प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, चाहे टूरिज्म अध्यक्ष रहा, चाहे विधायक रहा, शिक्षा मंत्री रहा या आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, सदैव भगवान की सेवा करने का मौका परमात्मा ने मुझे दिया है। भगवान जगन्नाथ जिनके संबंध में उड़ीसा का वो तीर्थ जो 4 धाम में से प्रमुख एक धाम है, ऐसा कहते अतीत के कालक्रम में राजा इंद्रधुम्न ने यहाँ से उज्जैन के राजा ने जाकर के उड़ीसा में भगवान का वर्तमान का मंदिर बनवाया था। अर्थात मध्य प्रदेश और उड़ीसा का संबंध हजारों साल पुराना है। ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा उस समय के इतिहास को भी जीवंत करते हैं। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, बहन सुभद्रा के साथ उनकी बहुत सारी अलग अलग गाथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन सारी गाथाओं का एक निचोड़ भगवान हमको अपने कर्मों के आधार पर प्रेम करना सिखाते हैं। परमात्मा करे ये प्रेम भगवान का बरसता रहे, हम सब उनकी भक्ति में डूबे रहें। इस्कॉन इंटरनेशनल की इस यात्रा के प्रति हमने विक्रमादित्य शोधपीठ को साथ जोड़ करके भगवान के वो पक्ष जिनके कारण से उनकी और भी अलग अलग प्रकार की लीलाओं की जानकारी समाज को मिले, और मैं आज के इस अवसर पर कालिदास अकादमी में भगवान की यात्रा संपन्न कराते हुए यहाँ 2 यात्रा में शामिल हुआ। एक खाती समाज भी जगन्नाथ भगवान की इसी प्रकार की यात्रा निकालता, उसमें शामिल हुआ। पूरे प्रदेश के खाती समाज के लोग भी अलग अलग दूर दूर स्थान से यहाँ उज्जैन आकर उस यात्रा का आनंद बढ़ाते हैं। इस्कॉन इंटरनेशनल का तो आनंद ही है। मैं मान के चलता हूँ कि तमाम प्रकार की यात्राओं से हम सब अपनी जीवंतता का परिचय देते हैं। सनातन संस्कृति की वो धारा जिसके कारण से मनुष्य के काम आए, एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़ा हो, सुख दुख एक दूसरे से बांटे। भगवान करे ये कृपा चलती रहे मेरी अपनी ओर से। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।